नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि नया 2023 का रैशनलाइजेशन कोर्स शुरू हो चुका है और कक्षा 6 और 7 का हमने हमारा अतीत पूरा कर लिया है। आज हमारी शुरुआत है कक्षा 8 हमारा अतीत और इसका पहला लेसन है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। देखिए, पाठ की शुरुआत है वो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है इससे होती है। देखिए, अक्सर कहते हैं कि इतिहास है वो तारीखों पर चलता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये चित्र देखते हैं, ठीक है। इस चित्र में देखिए क्या कहा गया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया ये पहले नक्शे का एक आवरण चित्र है और 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम दिया था। और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल ने क्या किया, यानी भारत पर अंग्रेजों की विजय का समर्थक था रेनेल, तो उसने क्या किया कि वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना उसे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। यानी नक्शों के माध्यम से वो अपना वर्चस्व दिखाया करते थे। इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा से अपने पवित्र प्राचीन ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। यानी भारत के जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से प्राचीन पवित्र ग्रंथ है वो ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं और मानो वो कह रहे हैं कि उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आना होगा या आने का आग्रह कर रहे हैं। ये चित्र ये दिखा रहा है। तो हमारी बात जैसे चल रही है कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ और तारीखें। देखिए, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर हम कहते हैं या सुनते हैं कि इतिहास बहुत उबाऊ है, कारण कि बस तारीखों पर यह डिपेंड करता है और तारीख ही रटते जाओ। ये धारणा आम जनमानस के अंदर रच बस गई है कि इतिहास तारीखों को रटने का खेल है। हालांकि इसमें कोई शक भी नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही लिखा जाता है और इसका संबंध अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उसमें बदलाव कैसे आए और हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है, इस प्रकार की तुलना भी इसमें होती है। हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या है। इस प्रकार पहले और बाद में इस प्रकार की बातें देखते हैं। हालांकि जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, उसने कब कौन सा युद्ध लड़ा, इस प्रकार की बहस थी वो तारीखों पर चलती थी। लेकिन इनके हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें अपन आसपास कई चीजें देखते हैं और उन पर हम ऐतिहासिक सवाल उठाते नहीं हैं, जबकि हमें इन चीजों पर ऐतिहासिक सवाल उठाना चाहिए। जैसे हमारे पास अब वर्तमान में जो सुविधाएं हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से हमेशा से हमारे पास रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, चाय की बात लें तो हम ये नहीं सोचते कि ये चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ, हमें सोचना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार रेलगाड़ी की यात्रा में हमें सोचना चाहिए रेल का निर्माण कब हुआ, और जब रेल नहीं थी तो लोग दूर दराज कैसे जाया करते थे। इसी प्रकार आज सुबह अखबार पढ़ते समय हमें सारे समाचार मिल जाते हैं, लेकिन जब अखबार छपते ही नहीं थे तब किस प्रकार लोगों को जानकारी होती थी। इस प्रकार की बातें हमारे जहन में आनी चाहिए। देखिए, ये सारे जो सवाल हैं ऐतिहासिक सवाल है, ये हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये चीज़ कब कैसे शुरू हुई थी। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर देखें ऐसा संभव नहीं है और उसको देखा भी नहीं जा सकता। देखिए, कई बार ऐसी प्रक्रियाएं होती है,
कि जिसकी हम तारीख तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रक्रियाएं लंबे समय से चली आ रही हैं और उसका परिणाम अचानक से दिखाई देता है। तो वो एक अवधि होती है, न कि एक निश्चित समय। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। वो तो धीरे धीरे हुआ, क्योंकि उसके स्वाद की आदत वो लोगों को धीरे धीरे लगी थी। इसी प्रकार हम इसकी कोई स्पष्ट तिथि नहीं बता सकते। इसी प्रकार जब ब्रिटिश सत्ता भारत पर स्थापित हो गई, तो हम एक दिन में ये स्थापित हो गई ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो एक धीमी प्रक्रिया का परिणाम थी। इसी प्रकार हम कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन या हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा समाज किस प्रकार एक ही दिन में बदल गया, ये संभव नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को बदलने में, इन चीज़ों को स्थापित होने में एक लंबा समय लगता है। तो हम ऐसे में एक निश्चित तारीख या साल की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि एक अवधि है वो अपने बारे में एक लंबे समय को लेकर चलती है। एक लगभग सही अवधि के बारे में हम बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। यानी जो खास बदलाव हुए वो जब दिखाई देने लगे, तब हम उसको एक अवधि के बारे में बांध सकते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से क्यों जोड़ते हैं? देखो, इसकी एक वजह थी कि पहले का जो इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास में ये समस्याएं थी, क्योंकि उस इतिहास में इतिहासकारों ने लिखा था कि राजा पैदा कब हुआ, राजा कब बना, उसका विवाह किससे हुआ, कब हुआ, उसके घर में बच्चा पैदा कब हुआ, उसने कौन से साल में कौन सी लड़ाई लड़ी, और वह राजा कब मरा था, उसके बाद शासक पर दूसरा शासक कब बैठा। इस तरह की घटनाएं लिखी जाती थी, तो उनके लिए तिथि की आवश्यकता होती थी। इसलिए इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। लेकिन अब जैसे हम 6ठी और 7वीं की पिछले 2 साल की किताबें पढ़ चुके हैं, इन किताबों के अंदर हमने केवल इसी बात पर गौर नहीं किया कि राजा कब बना, कब जन्मा, कब मरा, कब उसने लड़ाइयाँ लड़ी, इस प्रकार की बातें नहीं देखते, बल्कि कई अन्य चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। जैसे हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे लोग क्या पैदा करते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनके शहर कैसे बने थे, उनके बाजार किस तरह बने और कैसे फैलते गए, उनकी रियासतें कैसे थी, कैसे बनी थी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इस प्रकार की बातों का समावेश भी इन पीछे की 2 क्लासों में किया गया है। साथ ही साथ देखिए, एक अन्य चित्रयुक्त विज्ञापन अपने को दिया गया है जो पसंद नापसंद तय करने को बता रहा है। देखिए इस विज्ञापन में क्या है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन्स कॉफी एंड टी प्रोविजंस। देखिए विज्ञापन के द्वारा भी लोगों को भ्रमित किया जाता है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ, किस तरह नई रुचियां चलन में आई। देखिए 1900 चाय में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन है जो हमें दिखाया गया। 1922 में तैयार हुआ, चाय के लिए तैयार हुआ और लिप्टन चाय के लिए तैयार हुआ, जो हमें क्या बताता है कि दुनिया भर के ईसाई लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की ओर एक भारतीय महल अपने को दिखाया गया है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है। तो राजकुमार आर्थर है, उसको ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी भी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी तारीखें। देखिए कुछ तारीखों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं और कुछ को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अब इनके पैमाने क्या होते हैं कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है और कौन सी तारीखें कम महत्वपूर्ण है। देखिए हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। यानी तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती, हम उन्हें महत्वपूर्ण कैसे बना देते हैं, कुछ खास घटनाओं को मानकर। कुछ खास घटनाएं हैं वो हम महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं, तो उसके आधार पर तिथियां विशेष बन जाती है। अगर अध्ययन का विषय अपना बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। तो तारीखें हैं
वो केवल एक संकेत मात्र हैं। ये नहीं है कि सभी कुछ एक ही तारीख पर टिककर रह गया। जैसे हम उदाहरण लें, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं। यानी अगर प्रथम गवर्नर जनरल देखा जाए, जो कि बंगाल में रहा था पहला गवर्नर जनरल, वो था वारेन हेस्टिंग्स, और इसी से इतिहास शुरू हो रहा है। और आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके समय भारत आजाद हुआ था। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से इतिहास शुरू हो रहा है, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वो खत्म हो रहा है। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिन, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। हालांकि हम सारे गवर्नर जनरलों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ विशेष कार्य करने वाले गवर्नर जनरलों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। ठीक है, तो इस इतिहास में जो ब्रिटिश लोगों द्वारा लिखा गया उसमें एक ऐसा सिलसिला है जो गवर्नर जनरलों और वायसरायों का है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व है इन अधिकारियों, इनकी नीतियों, गतिविधियों, उपलब्धियों के आधार पर तैयार किया गया है। यानी कि नीतियां क्या थी, इनकी उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब उस पर टिका हुआ है। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यानी केवल इनके बारे में जान लिया उतना ही बहुत है, उनके बाहर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा इतिहास कर दिया। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का फिर विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर भी ध्यान दे सकते थे, और वो हमें सोचना था कि हम किस तरह उस पर ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और उसे याद किया जा सके, इसलिए उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांटा जाता है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह ही नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जिन विशेष घटनाओं को हमने विशेष बना दिया वो ही घटनाएं विशेष तिथियों से जुड़ गई। लेकिन हम यदि अब घटनाओं को दूसरी को विशेष बना दें तो दूसरी तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। जैसे ब्रिटिश सत्ता ने केवल ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के इर्द गिर्द तिथियों को, जीवन को रखा, घटनाओं को रखा, जिसमें भारतीय जनमानस की कोई जगह नहीं थी। लेकिन हमें इसे बदल कर देखना पड़ेगा। चित्र में देखिए वारेन हेस्टिंग्स है, 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, देखिए 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था, यानी उनको बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम अवधियां कैसे तय करते हैं, यानी अवधियां हैं उनको डिसाइड कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ एक जानकारी अपने को जेम्स मिल के बारे में दी गई है। देखिए बात 1817 की है। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, किसकी बात है? जेम्स मिल।
इन्होंने एक 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। यानी उन्होंने एक रचना लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक उसने एक किताब लिखी। किसने? जेम्स मिल ने। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कब लिखी? 1817 में। उन्होंने क्या किया, इस किताब में भारत के इतिहास को उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांट दिया। इस कालखंड के निर्धारण को बाद में ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, लेकिन क्या भारतीय इतिहास को समझने में कोई समस्या आती है? देखिए, बिल्कुल समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि क्या जब एक धर्म है उसका शासन था, तो क्या अन्य धर्म के लोगों का किसी और क्षेत्र पर शासन नहीं था? क्या सभी क्षेत्रों पर एक ही धर्म के लोगों का शासन था? या धर्म के आधार पर इतिहास को बांटना कहाँ तक अच्छा है? तो इससे समस्या आती है। इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों की जाती है? देखो, इसका एक कारण है कि हर दौर की एक अलग खासियत होती है और उन खासियतों को और केंद्रीय तत्वों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इतिहास को अलग अलग खंडों में बांटने का प्रयास भी किया जाता है। जब एक दौर की अलग खासियत उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसके कारण कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन्हीं के सारे हम समाज को फिर समय को बांट देते हैं। और ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार क्या थे वो भी हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव क्या है और उनका महत्व क्या है, ये भी हमें बताते हैं। जेम्स मिल को क्या लगता था? जेम्स मिल को ये लगता था कि सारे एशियाई सभ्यता जो है वो यूरोप से नीची है। यानी मिल ये मानता था कि सारा का सारा एशियाई समाज है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे है। और इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। ये किसका मानना है? जेम्स मिल का। और जिसके आधार पर वो कहते हैं कि यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला रहा है। यानी धर्म के आधार पर उन्होंने इतिहास बता दिया जो उनकी धारणा दर्शा रहा है। किनकी? जेम्स मिल की धारणा बता रहा है भारत के बारे में। देखिए, मिल की राय में ब्रिटिश शासन है वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। यानी भारत को यदि सभ्य बनाना है तो ब्रिटिश सत्ता है उसको आगे लाना पड़ेगा। और जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान, कानून आदि लागू किए जाए। अगर भारत में यूरोपीय इन कलाओं को, संस्थाओं को, कानूनों को लागू करेंगे तब भारत है वो विकसित हो पाएगा, या यूँ कहें कि वो ब्रिटिश शासन सभ्यता की बात समझ पाएगा। मिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना तो हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं कर सकता, तो इसलिए अंग्रेजों की मदद यहाँ जरूरी है, इसलिए भारत पर कब्जा करना जरूरी है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन की प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। यानी इतिहास की उनकी जो धारणा थी उसकी धारणा इस बात पर डिपेंड थी कि सभ्यता और संस्कृति का जो प्रतीक है वो अंग्रेजी शासन है। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। ये धारणा जेम्स की है, लेकिन ये कतई सही नहीं है। क्या किसी इतिहास को हम केवल हिंदू मुसलमान का दौर कह सकते हैं? क्या इस समय कोई दूसरे धर्म साथ साथ नहीं चल रहे थे? क्या किसी युग को उस समय के केवल शासकों के धर्म के हिसाब से तय करना सही है? ऐसा सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब औरों के जीवन से, औरों के तौर तरीकों से हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम मानते हैं, हमें पता है कि प्राचीन भारत में जो शासक थे उन सभी शासकों का धर्म एक सा नहीं था, तो हम इसको धर्म के आधार पर डिसाइड करें, ये गलत है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर क्या करते हैं? वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंड में बांट देते हैं। यानी जहां अंग्रेज इतिहासकार क्या करते हैं, हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास, ब्रिटिश इतिहास, ये 3 भाग इतिहास के बांटते हैं, तो वहीं भारतीय इतिहासकार अलग हटकर क्या करते हैं? वो भारतीय इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटकर देखते हैं। लेकिन इस विभाजन की भी कुछ समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ है वो हमें पश्चिमी सभ्यता से मिली है, क्योंकि पश्चिमी में क्या हुआ, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क,
लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की जो वजह ही, ठीक है, आधुनिकता ये जो समाज के अंदर व्याप्त थी, उन ताकतों के विकास का युग माना गया। यानी आधुनिक काल को पश्चिमी विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना गया। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की कोई विशेषता ही नहीं थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक साथ अचानक से कोई विचार या कोई योग या कोई समानता नहीं आ सकती, वो धीमे धीमे परिवर्तन का परिणाम होती है। तो आधुनिक काल की इस अवधारणा को हम बिना सोचे समझे क्या अपना सकते हैं? नहीं। देखिए, इस किताब में अपने को देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, तो फिर उसको आधुनिक कैसे कहें? लेकिन हमारे बहुत से इतिहासकारों ने इस युग को औपनिवेशिक युग की संज्ञा दी है। किस युग की संज्ञा दी है? औपनिवेशिक युग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक क्या होता है। देखिए, यहाँ देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी एक देश जब दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, तो उसके दबदबे से उस देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव है वो आ जाते हैं, और यही प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। यानी एक देश की जो राजनीतिक सत्ता है उसका दूसरे देश के द्वारा चलाना। देखिए, उपनिवेश होता क्या है, ये बातें हमें इस बात से पता चलती है कि एक देश दूसरे देश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाता है। जब अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया, यहाँ के स्थानीय नवाबों और राजाओं को हरा दिया या उनको दबाकर अपना राज स्थापित कर लिया, धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज है उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया, और यहीं से अपने राजस्व को वसूला और अपना खर्चा भी निकाला। जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी उनको सस्ती कीमत पर यहाँ से प्राप्त भी किया, और निर्यात के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण फसलों की खेती भी यहीं करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या हुआ, यहाँ के सभ्यता और समाज में बहुत बदलाव आ गया। यहाँ की मूल्य मान्यताओं में बदलाव आ गया, यहाँ की पसंद नापसंद में बदलाव आ गया, रीति रिवाज और तौर तरीकों में अनेक बदलाव आ गया। इस प्रकार यहाँ औपनिवेशीकरण हो गया। लेकिन जल्दी हम ये जान पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। यानी कुछ वर्गों के लिए तो ये बदलाव बहुत ज़्यादा थे, कुछ के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए इस किताब को क्या कहा गया है, हमारे अतीत कहा गया है, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। देखिए, अगला टॉपिक है हम किस तरह जानते हैं, यानी अतीत को हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहें हम इतिहास के बारे में कैसे जानें। तो देखिए, अतीत के बारे में जानने की बात कैसे आती है। देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी शासन है उसके द्वारा तैयार किए गए जो सरकारी रिकॉर्ड हैं वो इतिहास लिखने में काफ़ी मददगार साबित हुए। देखिए, अंग्रेजों की क्या मान्यता थी कि वो मानते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले तथा सहमति, जांच आदि को साफ साफ लिखते थे, ठीक है। और ये लिखना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। अब ऐसा करने से क्या होगा, लिखने से बाद की चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था। यानी लिख के रख दिया तो बाद में उनका जब भी अध्ययन करना था अच्छी तरह से उनका अध्ययन हो सकता था, उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन है, टिप्पणी है और प्रतिवेदन है, उन पर आधारित एक नई संस्कृति विकसित हो गई। ज्ञापन देना, टिप्पणी करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सब एक नई संस्कृति के रूप में सामने आ गए। और अंग्रेजों को लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को तो संभाल कर रखा जाना बहुत जरूरी है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बना दिए ताकि वहाँ अभिलेख पड़े रहें। आज भी हम देखते हैं कि तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय,
कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं और यहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनको बचाकर रखा जाता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी सामने आ गए, यानी वो संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को भी आप आज अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यानी जब 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा ने दूसरी शाखा के पास कोई पत्र भेजा था, उस पत्र और ज्ञापन को भी आज हम अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ जो जिला अधिकारी हैं वो अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट रखे हैं, वो भी हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऊपर बैठे अफसरों ने जो प्रांतीय अधिकारियों को निर्देश भेजे थे, सुझाव दिए थे, उनको भी हम पढ़ सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक नकल बनाया गया। यानी 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकल बनाने का काम किया गया। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। यानी जो नकल बनवाएगी इन दस्तावेजों की, वो किन के द्वारा बनाएगी? खुशनवीसों के माध्यम से बनाएगी। खुशनवीस कौन होते हैं? खुशनवीस वो होते हैं जो लेखने में बहुत अच्छा लिखते हैं, यानी सुलेख नवीस। ऐसे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे, उनके द्वारा इनकी नकलें करवाएगी। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक भी फैली। इस तकनीक से सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की जो कार्यवाहियाँ थी, उनके दस्तावेजों की एक की बजाय कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। क्यों? कि छापने से वो काम आसान हो गया। तो इस प्रकार अलग अलग है वो लिखा गया। जैसे यहाँ एक बात दी गई है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है 1920 के दशक में बनाया गया था, और जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ ना, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों को वायसराय के निवास के नज़दीक बनाया गया, जिससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का बड़ा महत्व था, इसीलिए ये वायसराय के नज़दीक बनाए गए। अब देखिए यहाँ गृह विभाग के एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया। देखो 1946 की बात है, जब भारतीय नौसेना, ठीक है, शाही भारतीय नौसेना के जहाज के सिपाहियों ने बगावत कर दी थी और ब्रिटिश सरकार है वो उसको कुचलने का प्रयास कर रही थी। तो अलग अलग बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिली, उसमें अलग अलग बातें लिखी गई, और बम्बई से अलग बातें आई, कराची से अलग बातें आई, और विशाखापट्टनम बंदरगाह से अलग बातें आई। सब ने अपने अपने हिसाब से जो इंतजाम कर रखे थे, उनकी बातें लिखकर भेजी थी। अब ये दस्तावेज आज हमें मिले हैं, तो उसके आधार पर उस समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वेक्षण का बढ़ता दायरा। देखो शुरुआत में क्या था, कम चीज़ों के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता चला गया, जो जांच पड़ताल थी उसके दायरे को बढ़ाया गया। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता चला गया। हुआ क्या, अंग्रेज ये मानते थे कि किसी देश पर यदि अच्छी तरह से आपको शासन चलाना है, तो पहले उस देश को अच्छी तरह से जानना जरूरी है, इसलिए उसका अधिक से अधिक सर्वेक्षण किया जाए। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किया गया, और इन्हीं सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला कि धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहास और फसलों का भी पता लगाया गया। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों की जानकारी होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने भरपूर सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाया। 19वीं सदी के आखिर में तो क्या हुआ, हर 10 साल में जनगणना भी करने लगे। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। ठीक है, कब? 19वीं शताब्दी में ये सारा काम हुआ, जब आखिर में ये काम हुआ। वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे थे। नेक्स्ट जानकारी है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता।
देखो हमें ऊपर देखा है कि बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया, सर्वेक्षण का दायरा बढ़ा और हमें कई रिकॉर्ड मिले, लेकिन अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। देखिए देखिए रिकॉर्ड के विशाल भंडार से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो इनसे हमें केवल ये पता चलता है कि सरकारी जो अफसर थे ना, वो सोचते क्या थे, वो चाहते क्या थे, उनकी दिलचस्पी किन में थी और वो किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। तो ये चीज़ें तो पता चलती है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। तो हमें दूसरे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। अब हमें दूसरे लोगों के बारे में यदि जानना है तो हमें दूसरे स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी। हालांकि दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि सरकारी रिकॉर्ड है वो आसानी से मिल जाते हैं, उनके लिए संस्थान अभिलेखागार ये बनाए गए हैं, वहाँ मिल सकते हैं। लेकिन जो अन्य स्रोत है उनको रखने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, तरीका नहीं था, इसलिए उनको ढूंढना मुश्किल है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यानी इनके माध्यम से हम अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैल गई, अखबार छपे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में भी बहस होने लगी और वो आगे आगे बढ़ने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी। नेताओं और सुधारकों ने भी अपने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। तो हम इनके लेखों से ये नहीं जान सकते कि आदिवासी और किसान क्या सोचते थे, खदानों में काम करने वाले मजदूर क्या सोचते थे, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह सोचते थे। हम उनके अनुभवों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार हमें इस पाठ के अंदर दिया गया है। अब यहाँ देखिए इस पाठ में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को ध्यान से देखकर भी उनके बारे में जानकारी लगाई जा सकती है। जैसे ये बंगाल में एक चल रहे मानचित्रण और सर्वेक्षण के कार्य का चित्र है और इस चित्र के माध्यम से हमें आगे ये भी दिखाया गया है कि जो सर्वेक्षण और मानचित्रण चल रहा है उनमें किन उपकरणों का काम इस्तेमाल किया गया है। तो आगे वो उपकरण दिखाए गए हैं। ठीक है, अब दूसरे इस चित्र में देखिए, ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ एक चित्र है जो अलग अलग किताबों में उस समय मिला है। लेकिन इस तस्वीर में लिखा क्या होता था कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं, ये इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ होता था। तो इसका मतलब अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता क्या थी, वो लालची थी, दुष्ट थी, बेरहम थी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी वो जनता जिनने 1857 की क्रांति लड़ी थी वो ऐसी नहीं थी, बल्कि वो तो अंग्रेजों को समूल यहाँ से नष्ट करना चाहती थी। एक और जानकारी जो अदर अखबारों से मिलती है उसमें क्या लिखा है, देखो 1946 में हुई एक अखबार की खबर से पता चलता है कि वहाँ हड़ताल हुई थी जो पुलिस से संबंधित थी और वो इंसानों के खाने के लायक खाना नहीं है, ये बताती है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया और जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन की रसोई से जो हमारे लिए खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता, हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। कुल मिला के इस लेसन से हमें यह देखने को मिलता है कि हमें जो जानकारियाँ प्राप्त करनी पड़ती है, हमें जो इतिहास लेखन का स्रोत ढूंढना पड़ता है, उनको ढूंढना आसान नहीं है और उनको सही तरीके से लिखना और भी मुश्किल है। लेकिन उसे केवल तारीखों में बांट दिया जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि नए तरीके से जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें अन्य चीज़ों को भी महत्व दिया जा रहा है। इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।